हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की थॉट ऑफ द डे है, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो मुश्किलें हमेशा पार्ट ऑफ लाइफ रहती है कि मुश्किलें हमेशा अपनी लाइफ में आती रहती है, लेकिन उनसे बाहर निकलना, हंसकर बाहर निकलना, वो अपनी आर्ट ऑफ लाइफ होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है टिटनस। टिटनस क्या होता है, टिटनस कैसे होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टिटनस क्या होता है, तो टिटनस को हिंदी में, सबसे पहले टिटनस को हिंदी में धनु स्तंभ के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं वो आगे हम बताऊंगा मैं, इसको धनु स्तंभ क्यों बोलते हैं। तो टिटनस को धनु स्तंभ के नाम से जानते हैं, और एक वर्ड है लॉक जो के नाम से भी जान सकते हैं। टिटनस को लॉक जो के नाम से भी जानते हैं, धनु स्तंभ हिंदी में बोलते हैं, इसको लॉक जो के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज़ ए डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, यह है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। जैसे कुछ डिजीज़ वायरस से होती है, कुछ बैक्टीरिया से होती है, कुछ प्रोटोजोआ से होती है, वैसे ये डिजीज़ बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। ये क्या है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। टिटनस इज ए सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है, सीरियस इन्फेक्शन है। दैट कॉज पेनफुल मसल स्पाज्म, ये क्या कर देता है, मसल्स स्पाज्म करता है, ये मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है, ये पेनफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके अंदर पेनफुल मसल्स स्पाज्म होता है। ड्यू टू दिस द डेथ इज वेरी, इस कारण से डेथ भी हो सकती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। पेनफुल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये क्या है, टिटनस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा हो सकती है। बैक्टीरिया का नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, जो अभी बताएंगे। दिस डिजीज इज कॉज बाय द सॉइल डेवलिंग बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई है, इस बैक्टीरिया के वजह से यह डिजीज़ होती है। दिस डिजीज इज द कॉज बाय सॉइल डेवलिंग बैक्टीरियम डिजीज, मिट्टी में रहने वाले, है ना, सॉइल डेवलिंग का मतलब है मिट्टी में रहने वाली बैक्टीरिया की वजह से होती है। जो क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई नामक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से यह डिजीज़ होती है। टिटनस डिजीज अकर व्हेन दिस बैक्टीरियल सॉइल इन्फेक्ट वुंड। तो ये डिजीज़ कैसे होती है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो मिट्टी, सॉइल का मतलब है मिट्टी, इन्फेक्टेड मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाता है। वुंड क्या होता है, इन्फेक्टेड मिट्टी के कांटेक्ट में आ जाता है। जैसे किसी के कुछ इंजरी हो गई, पत्थर से लग गई या फिर लकड़ी से लग गई या फिर लोहे से लग गई, कील चुभ गई, तो फिर वो क्या, इन्फेक्टेड सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा, और वहाँ पे जो वुंड होगा उसमें क्या हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई का, उसकी वजह से टिटनस हो सकता है। दीज बैक्टीरिया एंटर थ्रू द ह्यूमन बॉडी थ्रू वाइव वुंड, वुंड के थ्रू क्या करता है, ये घाव के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। ये जो बैक्टीरिया है वो घाव के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। स्टार्ट मल्टीप्लाइंग रैपिडली, और ये जो मल्टीप्लाई करता है वो क्या करता है, बहुत रैपिडली, जल्दी जल्दी करता है, ठीक है। सिक्रेटेड न्यूरोटॉक्सिन, और ये क्या करता है, न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, सिक्रीट करता है। दिस बैक्टीरियम कैन आल्सो इंटर द बॉडी थ्रू रस्टी नेल्स और मेटल पीसेज और रस्टी नेल्स की वजह से भी बॉडी में इंटर कर सकता है। जो कील, रस्टी नेल्स का मतलब है यहाँ पे कीलें होती है ना, कील वगैरह की तरह, और कोई भी मेटल के जो प्रोडक्ट होते हैं, मेटल के जो धातु के प्रोडक्ट होते हैं, उसके द्वारा भी ये बॉडी के अंदर क्या कर सकती है, इंटर कर सकती है, बॉडी के अंदर प्रवेश कर सकती है। धातु के टुकड़े वगैरह कोई भी, इनकी भी इंजरी हो गई
तो उसके द्वारा भी बॉडी में एंटर कर सकती है। इसके बाद में इसका एजेंट मैंने बताया था, इसका एजेंट का मतलब है कारक कौन सा है, तो कारक इसका यही है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, इस बैक्टीरिया से होती है, विच इज़ फाउंड इन फ्री स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट, और जो फ्री स्टेट इन इन्वायरमेंट में पाई जाती है, एनारोबिक स्टेज में पाई जाती है, एनारोबिक स्टेज में पाई जाती है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, इट लाइव इन द स्पोर स्टेज, ये क्या रहती है, स्पोर स्टेज में रहता है, इन इन्वायरमेंट इट कैन बी लिव इन एनारोबिक, मैंने बताया था ये एनारोबिक स्टेज में रहता है, और इन्वायरमेंट में स्पोर स्टेज के अंदर। एनारोबिक विच विदाउट एयर, और एनारोबिक क्या होती है, वो विदाउट एयर भी सर्वाइव कर सकती है। इट स्पोर कैन बी फाउंड इन डस्ट, और इसके जो स्पोर रहते हैं वो डस्ट में पाए जाते हैं। एनिमल्स के जो काउ डंग्स होते हैं, गोबर वगैरह, उसके अंदर पाए जाते हैं। इक्विपमेंट में पाए जा सकते हैं, और स्टोन वगैरह जो होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं। जो कंकर पत्थर वगैरह होते हैं, पेबल्स, स्टोन्स, इनके अंदर पाए जाते हैं। इट एनी प्लेस, और किसी भी प्लेस के अंदर ये इसके स्पोर्स पाए जाते हैं। डस्ट, एनिमल, इक्विपमेंट्स, स्टोन, पेबल्स, इनके अंदर पाए जा सकते हैं। इट गेट बी एक्टिवेटेड व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद ब्लड, और ये कब एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जब ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं, रक्त के कांटेक्ट में जैसे ही आते हैं ये क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है। सच एज ए रोड एक्सीडेंट, जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है, जैसे मैंने बताया था, ये क्या करते हैं, कोई भी इंजरी होती है तो उसके इंजरी होने पे क्या करते हैं, ब्लड के कांटेक्ट में आते ही ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये कोई भी रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसके कारण हो सकता है। एनी कट ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर कोई भी कट लगा, कहीं पे भी कट लग गया तो उसके कारण हो सकता है। इंजरी, कोई भी इंजरी हो गई तो उसके कारण हो सकता है। सर्जरी करते टाइम अगर जो इंस्ट्रूमेंट थे, आर्टिकल थे, वो अगर स्टेराइल वगैरह यूज़ नहीं किए तो उनकी वजह से हो सकता है। कंप्लीट केयर इज़ नॉट टेकन ड्यूरिंग द कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड, और जब अम्बिलिकल कॉर्ड, बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं, कॉर्ड कटिंग करते हैं, उस टाइम अगर कंप्लीट केयर नहीं ली, अच्छे से एसेप्टिक यूज़ नहीं किया तो उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, टिटनाई हो सकता है। उस कॉर्ड कटिंग के दौरान भी हो सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के दौरान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेरिलाइजेशन इज़ नॉट डन, यहाँ पे बताया जो इंस्ट्रूमेंट है उनका स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उसके कारण क्या होगा, सीजर, ब्लेड और अनदर जो सर्जिकल मटेरियल होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आर्टिकल होते हैं जो सर्जरी के अंदर यूज़ करते हैं अपन, अगर उनका स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब उनका स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है आपने यूज़ कर लिए, जैसे सीजर यूज़ कर ली, ब्लेड यूज़ कर ली, तो उसके कारण क्या हो सकता है, टिटनाई हो सकता है। उसके कारण टिटनाई हो सकता है। जैसे ये इंजरी देखो यहाँ पे बताया हुआ है, ये एक कील चुभी हुई है तो इसके कारण यहाँ पे वुंड हो गया और ये इन्फेक्टेड सॉइल के कांटेक्ट में आया तो वहाँ से क्या हो सकता है, टिटनाई हो सकता है। उसके बाद में इसका जो इंट्यूबेशन पीरियड है, इसका जो इंट्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से 15 दिन का होता है। इसका इंट्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 से 15 दिन। अब है टिटनाई के टाइप्स। जनरल सबसे पहला कौन सा टाइप है, जनरल टिटनाई। तो अफेक्टिंग ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, जो सारी बॉडी की मसल्स है उसको अफेक्ट कर देता है। तो दिस द मोस्ट सीरियस टाइप, ये कौन सा है, बहुत ही सीरियस टाइप का टिटनाई है। तो ये जनरल टिटनाई, इसके अंदर क्या रहता है, अफेक्टिंग ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की मसल्स है, सभी मसल्स है उसको अफेक्ट कर देता है। तो ये जनरल टाइप का है। उसके बाद में है लोकलाइज्ड टिटनेस, ये दूसरा टाइप का है, ये हो गया एक टाइप। सेकेंड टाइप है लोकलाइज्ड टिटनाई, अफेक्ट ओनली द मसल्स अराउंड द वुंड, जो वुंड के पास की जो मसल है, जहाँ पे घाव हो चुका है वहाँ के पास की जो मसल्स है उसको अफेक्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है, लोकलाइज्ड टिटनेस कहलाता है। ये कौन सा टिटनेस है, जहाँ पे घाव हो चुका है वहाँ की आसपास की मसल्स को अगर अफेक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, लोकलाइज्ड टिटनाई कहलाता है। उसके बाद में है सेफेलिक टिटनेस, दिस टाइप स्टार्ट फ्रॉम द मसल्स ऑफ द फेस, ये कहाँ पे स्टार्ट होता है,
तो ये फेस की मसल से स्टार्ट होता है। इट कॉज बी हेड इंजरी और ईयर इन्फेक्शन। ये कैसे हो सकता है? अगर किसी को हेड इंजरी हो गई, सर पे चोट लग गई, या फिर कहाँ कान में इन्फेक्शन हो गया, ईयर में इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? इससे फेस की मसल्स क्या हो सकती है, जिसमें लोग जो देखने को मिलता है। तो इस टाइप वाले में क्या, सेफेलिक टिटनाई के अंदर लोग जो देखने को मिलेगा, जिसमें फेस की मसल्स क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। तो ये हेड इंजरी के कारण हो सकता है या ईयर इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट नियोनेटल टिटनाई, तीसरा है, नेक्स्ट है 4 नंबर नियोनेटल टिटनाई। इस टिटनाई के अंदर क्या है? इट इज़ सिमिलर टू नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरह सिमिलर होता है, मतलब उसकी तरह ही होता है, बट इज अफेक्ट द नियोनेट्स। ये बच्चों को अफेक्ट करता है, नियोनेट्स जो है उनको अफेक्ट करता है। इनफैक्ट लेस देन 1 मंथ, जो 1 साल से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, 1 मंथ से जो छोटे होते हैं उनको अफेक्ट करता है। तो ये नियोनेटल टिटनाई जो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के टाइम भी हो सकता है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के टाइम। तो ये क्या होता है? नॉर्मल टिटनाई के जैसा ही होता है, उसकी सिमिलर होता है। तो ये इन्फेंट में होता है। उसके बाद में है पिपेरियल टिटनाई। टिटनेस अकर इन वुमेन आफ्टर डिलीवरी। ये डिलीवरी के बाद में होता है। टिटनाई अकर इन वुमेन आफ्टर डिलीवरी, तो उसके क्या कहते हैं? पिपेरियल टिटनाई कहते हैं। उसके बाद में है स्प्लेकेनिक टिटनाई। स्प्लेकेनिक टिटनाई अफेक्ट ओनली द रेस्पिरेटरी और सोलोइंग मसल्स। जो ये क्या करता है, कौन सी मसल्स को अफेक्ट करता है? एक तो रेस्पिरेटरी मसल्स को अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी मसल्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद में जो है ये सोलोइंग मसल्स, जो रेस्पिरेटरी है या सोलो करने वाली मसल्स है, तो उसको अफेक्ट करता है। उसके बाद में इसमें है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है इसका? पैथोजेनेसिस क्या होता है? तो टिटनाई बिगिंस, जो टिटनाई स्टार्टिंग में कैसा था? व्हेन स्पोर इज कोलिस्ट्रीडियम टिटनाई इंटर द डैमेज टिश्यू। जब कोई वुंड होता है, मैंने बताया था कोई भी इंजरी होगी तो ये क्या करेगा, ये वुंड होगा उसके अंदर इंटर करेगा, तो ये क्या करेगा? टिटनस बिगन व्हेन द स्पोर, जो स्पोर है कोलिस्ट्रीडियम टिटनाई का, वो अगर वुंड में इंटर करेगा तो वहाँ पे डैमेज टिश्यू है वहाँ पे इंटर करेगा। द स्पोर ट्रांसफर इनटू द रोड सेप बैक्टीरिया। जो इसके बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? रोड सेप बैक्टीरिया होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं? रोड सेप बैक्टीरिया होते हैं। एंड द प्रोड्यूस द न्यूरोटॉक्सिन, और क्या प्रोड्यूस करेंगे? न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। टिटनोस्पाज्म इज आल्सो टिटनोटॉक्सिन। ये टिटनोस्पाज्म कर स्पाज्मिन, और इसको क्या नाम से जानते हैं? इज आल्सो नोन एज टिटनस टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस टॉक्सिन इज इनएक्टिवेटेड इनसाइड बैक्टीरिया, और ये क्या रहते हैं? इनएक्टिवेटेड इन बैक्टीरिया रहते हैं। बट व्हेन द बैक्टीरिया डाई, जब बैक्टीरिया मर जाता है तो टॉक्सिन इज रिलीज द इनएक्टिवेटेड प्रोटेज, और वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया मरने के बाद में प्रोटेज रिलीज करते हैं। फाइनली इज इंटरफेरेंस विद द न्यूरोट्रांसमिशन, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ पे क्या कर देते हैं? पहुँच जाते हैं। फाइनली इंटरफेरेंस विद द न्यूरोट्रांसमीटर एट स्पाइन साइनेप्स इनएबिलिटी टू न्यूरॉन्स, और स्पाइन साइनेप्स हो जाता है, इनएबिलिटी टू न्यूरॉन कर देते हैं। फिर रिजल्ट क्या मिलने को मिलता है? वहाँ पे क्या होगा? अनकंट्रोल स्पाज्म हो जाएगा, मसल स्पाज्म स्टार्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो जाएंगे। अनकंट्रोल मसल स्पाज्म और क्या होंगे? रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बॉडी के अंदर कैसे इंटर करता है? उसके बाद में ये जो रोड से बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर इंटर करके न्यूरोटॉक्सिन वगैरह रिलीज करते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या कर देते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इंटर करके फिर क्या कर देते हैं? मसल स्पाज्म करते हैं और रिफ्लेक्सेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं? तो टिटनाई के अंदर सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? तो सिम्टम्स के अंदर मैंने बताया था, सिम्टम्स में फीवर देखने को मिलेगा, हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, मसल्स स्पाज्म देखने को मिलेगा, और उसके बाद में लॉक जो देखने को मिलेगा, और स्वेटिंग, पेशेंट को क्या हो जाएगी? स्वेटिंग आ जाएगी। डिफिकल्टी टू सोलोइंग, और यहाँ की मसल्स, अगर गले की मसल्स डिस्टर्ब होती है तो डिफिकल्टी इन सोलोइंग देखने को मिलेगा। ये कुछ सिम्टम्स है जो देखने को मिलेंगे। फीवर होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, मसल्स स्पाज्म हो सकता है, लॉक जो हो सकता है, स्वेटिंग यानी पसीना आ सकता है, डिफिकल्टी टू सोलोइंग, और
निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट है ऑल बॉडी। ऑल बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे, क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो फीवर होगा, अभी जो मैंने बताया था, हाई ब्लड प्रेशर होगा, नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन हो सकता है और स्वेटिंग स्टार्ट हो सकती है। अभी जो सिम्टम बताए थे वही ऑल बॉडी पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में मस्कुलर में क्या देखने को, मसल स्पाज्म देखने को मिलते हैं। मेनली टिटनाई में क्या होता है, मसल स्पाज्म में स्टार्ट होने लग जाता है, क्रैम्प आएंगे, है ना, मसल स्पाज्म होगा, क्रैम्प्स आएंगे। फेशियल मसल स्पाज्म होगा, जिसमें लोग जो देखने को मिलता है, यानी फेस की मसल्स में स्पाज्म आने लग जाएगा, और स्टिफनेस ऑफ मसल्स, ये कुछ मसल्स मस्कुलर सिम्टम देखने को मिलेंगे ये मसल्स के अंदर। फेशियल मसल स्पाज्म में क्रैम्पिंग आएगा, फेशियल मसल स्पाज्म होगा और स्टिफनेस ऑफ मसल्स, ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में है रेस्पिरेटरी एपिसोड। रेस्पिरेटरी एपिसोड ऑफ, इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, एपिसोड ऑफ नो ब्रीदिंग, इसके अंदर नो ब्रीदिंग के एपिसोड आ सकते हैं और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स और पैरालाइज होने के चांस रहता है, वहाँ पे स्पाज्म आने के चांस रहते हैं, तो उसकी वजह से नो ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग स्टॉप हो सकती है। कभी कभी एपनिया देखने को मिल सकता है। नो ब्रीदिंग मतलब एपनिया, एपनिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, एपनिया देखने को मिल सकता है। जैसे टेकीपीनिया होता है वैसे एपनिया देखने को मिल सकता है। एपनिया देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में आल्सो कॉमन लोग जो के अंदर देखो, इस इमेज में बताया हुआ है लोग जो कैसे होता है, ये पेशेंट का जो फेस है उसके अंदर जो है वो लोग हो जाता है। तो ये लोग जो जैसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, पेशेंट का फेस है, इसका जो जबड़ा है वो लोग हो जाता है इसके अंदर, तो ऐसे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। एब्डोमिनल रिजिडिटी देखने को मिल सकती है। डिफिकल्टी टू सोलोइंग, मैंने बताया था निगलने में क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। ड्रोलिंग देखने को मिल सकता है। हार्ट रेट क्या हो सकती है, फास्ट हो सकती है। टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है। इरिटेबिलिटी और स्पाज्म विथ चेस्ट बैक एंड नेक स्टिफनेस, नेक, इसके अंदर नेक स्टिफनेस देखने को मिल सकता है, बैक स्टिफनेस देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कॉमन सिम्टम्स। एक जो पोजीशन होती है एपिस्टोटोनस पोजीशन, द पेशेंट बॉडी बिकम ब्लो शेप में हो जाती है। पेशेंट की जो बॉडी है वो कैसे हो जाती है, ब्लो शेप में, धनुष के समान हो जाती है, इसीलिए इसे धनु स्तंभ कहते हैं। जो मैंने पहले लिखाया था, पेशेंट टिटनस को क्या हिंदी में धनु स्तंभ कहते हैं। तो जो पेशेंट की बॉडी है वो ऐसे हो रही है ना, इस टाइप से हो रही है, देखो यहाँ पे ये ऐसे हो रही है, तो ये धनुष कैसी होती है, ऐसे होती है, 7 कलर की धनुष। तो बॉडी कैसे हो जाती है, धनु स्तंभ जैसी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या हिंदी में पड़ा, धनु स्तंभ। तो इसको क्या बोलते हैं, ओपिस्टोटोनस पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं, ऐसी पोजीशन हो जाना, इसको ओपिस्टोटोनस पोजीशन बोलते हैं। द पेशेंट बॉडी बिकम ब्लो शेप ड्यू टू स्पाज्म इन द मसल्स ऑफ द नेक एंड बैक। अगर नेक, गर्दन की और बैक की ये मसल्स में स्पाज्म आ जाते हैं तो बॉडी का शेप हो जाता है, धनुष शेप का हो जाता है। तो नेक की और बैक की मसल्स में अगर स्पाज्म आ जाते हैं, फॉर दिस रीजन इज कॉल्ड टिटनस डिजीज, इसीलिए उसे टिटनाई डिजीज या फिर धनु स्तंभ डिजीज बोलते हैं, क्योंकि इसमें बॉडी क्या हो जाती है, धनुष शेप की हो जाती है, ठीक है। इसकी नेक की और बैक की मसल्स के अंदर स्पाज्म आ जाते हैं, तो बॉडी का शेप ऐसा हो जाता है उसके अंदर। उसके बाद में है रिसर्च सार्डोनिक्स। एक जो पोजीशन होती है वो होती है रिसर्च सार्डोनिक्स। इन दिस कंडीशन देयर इज स्पाज्म इन द मसल्स ऑफ द फेस की मसल्स के अंदर क्या आते हैं, स्पाज्म आ जाते हैं, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, रिसर्च सार्डोनिक्स बोलते हैं, इसीलिए इसे रिसर्च सार्डोनिक्स बोलते हैं। तो इफ देयर इज स्पाज्म इन द मास्टर मसल्स, जो ये चबाने वाली मसल होती है, मास्टर मसल्स,
इसके अंदर स्पाज्म आता है, देन द पेशेंट कैन नॉट बी ओपन द माउथ। मैंने अभी ऊपर लोक जो के अंदर बताया था, उसका मुंह है ना लॉक हो जाता है, जो कैसे हो जाता है, लॉक हो जाता है ऐसा, तो वो ओपन नहीं कर पाता। मास्टर मसल्स के अंदर क्या होता है, स्पाज्म आने के कारण, जो ऊपर के एक डायग्राम में बताया था मैंने, ये देखो इसमें ऐसे कि इस डायग्राम में जो पेशेंट का मुंह है वो लॉक हो गया, लॉक जो देखने को मिला है, इसे रिसर्च सार्डोनिक्स पोजीशन के नाम से जानते हैं। इस पोजीशन को बोलते हैं रिसर्च सार्डोनिक्स। दिस इज कॉल्ड लॉकजॉ और ट्राइमस, और इसीलिए इसे लॉकजॉ के नाम से जानते हैं। जिसमें फेशियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है ना, तो उसकी वजह से फेस का क्या हो जाती है, जो है ये जो है वो लॉक हो जाता है, इसलिए इसे लॉकजॉ कहते हैं, इसीलिए इसे लॉकजॉ कहते हैं, ट्राइमस कहते हैं। और इसी में देखो, इसी के अंदर मैंने बताया था धनु स्तंभ पोजीशन, इसी को कहते हैं धनु स्तंभ पोजीशन में पेशेंट हो जाता है। इसमें जो टिटनस के न्यूरोटॉक्सिन रिलीज होते हुए बताए हुए इस इमेज में, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई के बैक्टीरिया ऐसे होते हैं रॉड शेप में, ऐसे छोटे छोटे इस टाइप में होते हैं। अगर कोई भी कंटामिनेटेड वुड हो गया, जैसे स्कील से इंजरी हो गई, तो ऐसे कंटामिनेटेड जहाँ पे जंग वगैरह लगी हुई है, इसके थ्रू या मिट्टी के कंटामिनेटेड के थ्रू ये बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं, और ये क्या करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, जिसके अंदर पेशेंट के अंदर ओपिस्टोटोनिस पोजीशन देखने को मिलती है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, पता कैसे लगाओगे, उपचार के मतलब ये हो गया है, डायग्नोसिस कैसे करोगे। तो डायग्नोसिस ऑफ द टिटनस इज बी डन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, फॉलोइंग बेसिस पे डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहले कैसे पता लगाओगे कि इसको टिटनस हो सका है, ये पोजीशन देखने को मिलेगी। अगर ये पोजीशन ओपिस्टोटोनिस पोजीशन किस में देखने को मिलती है, टिटनाई में देखने को मिलती है। अगर ऐसी पोजीशन में पेशेंट हो रहा है तो मतलब उसे टिटनाई हो चुका है, ठीक है। तो सीधा सीधा पता चल जाएगा, इस पोजीशन से पता चल जाएगा। और एक कौन सी पोजीशन होती है, लॉक जो देखने को मिलेगा, तो भी आपको पता चल जाएगा कि उसे क्या हो चुका है, टिटनाई हो चुका है। तो डायग्नोसिस दो तरीके से हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम, सिम्टम के आधार पे पता लगा लो कि इसको टिटनाई है। कुछ ऐसे सिम्टम आएंगे जो टिटनाई में होते हैं सिर्फ, तो इसकी वजह से पता लग सकता है कि ये इसको टिटनाई है, लाइक स्टिफनेस ऑफ द नेक मसल्स और ओपिस्टोटोनिस कन्वर्जन, जो ये बताया था ओपिस्टोटोनिस पोजीशंस। उसके बाद में है स्मेयर टेस्ट करते हैं। स्मेयर टेस्ट ऑफ वुंड सिक्रेशन में भी कंटेन ग्राम पॉजिटिव टिटनाई बैक्टीरिया, और अगर उसका स्मेयर टेस्ट करें या कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करें तो उसके अंदर जो टिटनाई बेसिलाई बैक्टीरिया है वो पाए जाएंगे। ग्राम पॉजिटिव टिटनस बेसिलाई ड्रम स्टिक लाइक बैक्टीरिया, ड्रम स्टिक जो होती है ऐसी रहती है आगे से, अभी जो मैंने डायग्राम बताया था उसके अंदर बताया था ना, ये ड्रम स्टिक लाइक बैक्टीरिया होते हैं। वो अगर पाए गए अगर इसके अंदर टेस्ट के अंदर, तो वो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई के बैक्टीरिया होते हैं, वो ड्रम स्टिक लाइक विजिबल होंगे। मतलब एक जो ड्रम स्टिक कैसी होती है, जो इस डायग्राम में बताई हुई है, देखो इसके अंदर बताया हुआ है, ये ऐसे होते हैं ड्रम स्टिक, आगे से गोल गोल होते हैं ना ड्रम स्टिक, जो ढोल बजाने वाले रहते हैं स्टिक, वो वैसे इस टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे अगर उसका क्या स्मीयर टेस्ट किया था। उसके बाद में CSF टेस्ट करते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट करते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई, वहाँ पे क्या क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। अगर CSF का टेस्ट किया गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट किया गया, तो वहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद में वुंड का स्मेयर टेस्ट किया गया, वुंड है वहाँ का स्मेयर टेस्ट किया गया है, वहाँ का कल्चर किया गया, तो वहाँ पे भी प्रेजेंस ऑफ टिटनस बैक्टीरिया और स्पोर्स, उसके स्पोर्स देखने को मिलेंगे और उस बैक्टीरिया को देखने को मिल सकता है, तो इससे भी पता लग सकता है। तो ये हो गया डायग्नोसिस। डायग्नोसिस ये तो सिम्टम देख के पता लगा लो, या फिर क्या स्मेयर करके पता लगा लो, या फिर CSF का एग्जामिनेशन करके पता लगा लो। तो ये कुछ टेस्ट है, उसके द्वारा आप आराम से पता लगा सकते हो। उसके बाद में है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या करोगे, प्रिवेंशन क्या करोगे, तो प्रिवेंशन में है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान टिटनस के 2 टीके लगते हैं, है ना। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चला कि प्रेग्नेंट है, जैसे ही प्रेग्नेंट का पता लगता है कि प्रेग्नेंट हो गई है,
प्रेग्नेंट होते ही उसको क्या लगा देंगे, 1 महीने के अंदर अंदर टीटी का टीका लगा देंगे, टिटनेस का टीका लगा देंगे। उसके जस्ट 1 महीने बाद में 1 मंथ बाद में उसको टीटी का सेकंड टीका लगा देंगे, सेकंड वैक्सीन लगा देंगे। सेकंड फर्स्ट टीका लगेगा जैसे ही प्रेगनेंसी का पता लगा है उस टाइम, और फिर उसको सेकंड टीका लगा देंगे। तो ऐसे पता चल जाएगा। ऐसे आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। टीटी इंजेक्शन आर गिवन ट्वाइस एट द इंटरवल ऑफ 1 मंथ। 1 महीने के इंटरवल के अंदर अंदर 2 टीके लगाने हैं प्रेगनेंसी के अंदर पेशेंट को। उसके बाद में टिटनेस वैक्सीन। टिटनेस वैक्सीन कब देते हैं? टिटनेस वैक्सीन इज गिवन बेबी एट 6 देते हैं ना, 6 वीक पे, 10 पे, 14 पे देते हैं ना, डीपीटी के साथ में। डीपीटी जो टी है उसमें टिटनेस का। तो टिटनेस वैक्सीन इज गिवन टू द बेबी एट द 6, 10, 14 वीक ऑफ द बर्थ कॉम्बिनेशन विथ डीपीटी। डीपीटी के साथ में देते हैं। इट बूस्टर डोज इज गिवन। बूस्टर डोज कब देते हैं? 16 से 24 मंथ में बूस्टर डोज देते हैं अलॉन्ग विथ डीपीटी। और आफ्टर दिस द वैक्सीनेशन इज गिवन एट द एज ऑफ 5, 10, 15 और 5, 10, 15 साल पे भी देते हैं। ये वैक्सीनेशन देने के बाद में और कब कब देते हैं? जब बच्चा 5 साल का हो जाए, फिर 10 साल का हो जाए और 15 साल का हो जाए, तब भी देते हैं। तब भी आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। 5 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, तब भी दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद में द नॉर्मली हेल्दी पर्सन शुड गेट इट इज वैक्सीन वंस इन ईयर। और एक हेल्दी पर्सन को क्या करना चाहिए? कम से कम 1 साल में एक वैक्सीन लगानी चाहिए। इट नेसेसरी टू गेट वैक्सीनेटेड इन केस ऑफ इंजरी। और कोई भी इंजरी हो जाए तो ज़रूरी है वैक्सीन लगाना। एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी इंजरी हो तो वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। इट वैक्सीन इज इंट्रामस्कुलर। इसकी वैक्सीन कैसे दी जाती है? IM दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है, गिवन इन 0.5 ml। और कितनी दी जाती है? 0.5 ml दी जाती है। इंट्रामस्कुलर 0.5 ml दी जाती है। ठीक है। उसके बाद में एंटी टिटनेस सीरम जो होता है 1500 यूनिट IM और सबक्यूट भी दिया जा सकता है। जो एंटी टिटनेस सीरम है वो कितना दिया जाता है? 1500 यूनिट IU दिया जाता है, 1500 यूनिट IM या IM इंट्रामस्कुलर या सबक्यूट भी दिया जा सकता है। टिटनेस का टीका सबक्यूट भी दिया जा सकता है। उसके बाद में ट्रीटमेंट के अंदर आता है टिटनेस इज ट्रीटेड फॉलोइंग क्लीनिंग ऑफ वुंड। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट क्या करोगे? ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे वुंड की क्लीनिंग। जो घाव हो गया है, जहाँ पे चोट लग गई थी, उसकी क्या करेंगे? क्लीनिंग करेंगे, सफाई करेंगे। उसके बाद में न्यूट्रलाइजेशन टू टॉक्सिन। टॉक्सिन का क्या करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। कंट्रोल ऑफ मसल स्पाज्म। और मसल स्पाज्म अगर पेशेंट को है तो उसके क्या करेंगे? उस पर कंट्रोल करेंगे। और वेंटिलेटर सपोर्ट। अगर पेशेंट को ज़्यादा मसल स्पाज्म हो गया है, रेस्पिरेटरी मसल स्पाज्म होने लग गया है, तो उसको वेंटिलेटर पे रखेंगे, उसको वेंटी पे रखेंगे और O2 सपोर्ट दे देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे पेशेंट को, O2 थेरेपी लगा देंगे। ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन, और उसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन देंगे। तो पहला कैसे करते हैं वुंड को क्लीनिंग? वुंड क्लीनिंग ऑन द एडमिशन ऑफ द पेशेंट। जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है, जिसको चोट लगी हुई है, पेशेंट एडमिट होता है, तो फर्स्ट ऑल ऑफ द वुंड शुड बी क्लीन। सारे वुंड को क्या करना है? अच्छे से क्लीन करना है। डेड टिश्यू को हटाना है। जो डेड टिश्यू हो गए हैं उसको हटा देंगे। डेड टिश्यू ऑफ द वुंड शुड बी रिमूव। देखो उसको रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे। सो दैट द फर्दर बैक्टीरियल ग्रोथ डज नॉट हैपन। इसके कारण क्या होगा? जो अगर डेड टिश्यू है, अगर किसी वुंड में से अगर इतने डेड टिश्यू हटा दोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए जो वुंड है वहाँ से क्या करना है?
जो डेड टिश्यू है उसको क्या करना है, हटा देना है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। उसके बाद में ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड विद एंटीबायोटिक्स, और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है एंटीबायोटिक से। जब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट कर देनी, स्टॉप ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो मेट्रानिडाजोल जो आती है इंजेक्शन रूप में आता है, टैबलेट रूप में भी आता है, टैबलेट में भी आता है, इंजेक्शन में भी आता है। तो टैबलेट आती है 200 mg की, 400 mg की, अलग अलग टैबलेट आती है। तो द ड्रग्स, और ये जो क्या है एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल भी है, तो ये मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं, और पेनिसिलिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एंटीबायोटिक है, जल्दी से जल्दी एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए। ये तो हो गया वुंड क्लीनिंग कैसे करते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं। उसके बाद में है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द टॉक्सिन। टॉक्सिन का क्या करना, न्यूट्रलाइजेशन करना। आफ्टर क्लीनिंग द वुंड, वुंड क्लीन करने के बाद में द नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क टू न्यूट्रलाइज द टिटनेस। टिटनेस को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। जो टॉक्सिन हो रहे हैं टिटनेस के, उसको न्यूट्रलाइज करना है बाय इंजेक्टिंग एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन जो एडजेंट है वो देके इंजेक्शन के थ्रू इमीडिएटली उसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, सो दैट द टॉक्सिन कैन बी न्यूट्रलाइज बिफोर द रीचिंग ऑफ सीएनएस। सेंट्रल नर्व सिस्टम से पहुंचने से पहले पहले अगर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया तो पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके अंदर कितनी यूनिट देते हैं, 500 यूनिट ऑफ ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन। उसके अंदर 500 यूनिट कितनी देते हैं, 500 यूनिट देते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए। 500 यूनिट ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, HTIG, प्रोवाइडेड थ्रू द इंट्रामस्कुलर, और आईवी के थ्रू देते हैं, आईवी के थ्रू देते हैं, इंट्रा मस्कुलर देते, सॉरी आयम देते हैं, आयम इंट्रा मस्कुलर मसल्स में देते हैं, ठीक है, आईवी नहीं देते, आयम देते हैं, आयम देते हैं। ये न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा देते हैं, ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन। उसके बाद में क्या करोगे, कंट्रोल ऑफ मसल स्पाज्म। मसल स्पाज्म के कैसे कंट्रोल करेंगे, मसल्स रिलैक्सेंट आर यूज्ड टू स्टॉप द मसल स्पाज्म। उसको क्या करेंगे, मसल स्पाज्म की मेडिसिन देंगे, मसल्स रिलैक्सेंट इंजेक्शन देंगे, मसल्स रिलैक्सेंट दवाई देंगे, जिससे क्या कि ये जो स्पाज्म आ रहा था, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, वो कम हो जाएगा। तो कौन सी देते हैं, वेक्रोनियम और डेंट्रोलिन, ETC ये देते हैं। वेक्रोनियम और डेंट्रोलिन ये कुछ मेडिसिन है वो दे सकते हैं। सेडेटिव ड्रग आल्सो यूज, कुछ सेडेटिव ड्रग्स वगैरह भी दे सकते हैं, सेडेटिव ड्रग्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो सेडेटिव ड्रग्स के अंदर कौन सी आती है, सेडेटिव ड्रग्स के अंदर आती है आपकी बार्बिचुरेट और डायज़ेपाम वगैरह, बार्बिचुरेट, डायज़ेपाम, मॉर्फिन, ETC दे सकते हैं, ठीक है। उसको कौन सी दे, सेडेटिव ड्रग्स के अंदर मॉर्फिन, बार्बिचुरेट वगैरह दे सकते हैं, मॉर्फिन, बार्बिचुरेट वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में वेंटिलेटर सपोर्ट, तो क्या करेंगे, वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखेंगे। अगर उसके क्या हो सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, अगर रेस्पिरेटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लग गया, मसल वहाँ स्पाज्म आने लगे, तो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर नहीं पहुँचेगी और उससे डेथ हो सकती है। इसके लिए उसे वेंटी पे रखते हैं, वेंटी सपोर्ट लगा देंगे, O2 थेरेपी दे सकते हैं। तो ये स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, वेंटी सपोर्ट और O2 थेरेपी स्टार्ट कर देते। टू प्रिवेंट द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, देखो यहाँ लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्शन, जो कॉम्प्लेक्शन है उनसे बचने के लिए क्या कर सकते हो, उसको O2 पे रख सकते हो, वेंटी सपोर्ट पे रखते हो। रेस्पिरेटरी सपोर्ट इज प्रोवाइडेड थ्रू द पेशेंट वेंटिलेटर, और वेंटिलेटर के थ्रू जो मशीन आती है, वेंटिलेटर के थ्रू उसको रेस्पिरेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में द एब्सेंस ऑफ द वेंटिलेटर, अगर वेंटिलेटर नहीं है आपके पास में प्रेजेंट, तो O2 पे रख सकते हो, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हो। O2 थेरेपी इज बी प्रोवाइडेड बाय द अदर मीन्स, अगर पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि मसल स्पाज्म होने के कारण ऑक्सीजन कम हो जाएगी बॉडी के अंदर। उसके बाद में एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन होते हैं, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन करेंगे। इम्यूनाइजेशन ऑफ द पेशेंट इज नेसेसरी इमीडिएटली आफ्टर द कंफर्म डायग्नोसिस, जैसे ही कंफर्म हो गया डायग्नोसिस
तो उसको इम्यूनाइज करेंगे, डायग्नोसिस कंफर्म होते ही। सेकंड डोज भी गिव इंटरवल ऑफ 1 मंथ, और सेकंड डोज कब देंगे, 1 महीने के इंटरवल में उसको सेकंड डोज देंगे। प्रिवेंशन क्या करोगे, प्रिवेंटिव मेजर क्या है, टिटनस इज ए डिजीज कोज बाय इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरियम, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेजर क्या है, टिटनस इज ए डिजीज कोज बाय इन्फेक्शन ऑफ ए बैक्टीरियम। फॉर प्रिवेंशन इसमें मेरे 2 डोज लगती है टीटी की 2 डोज को कब लगती है, जब प्रेग्नेंट हो जाती है मदर तो उसको लगती है, वही बताया गया है। टू एडमिनिस्टर बाय आईएम रूट, आईएम के रूट के थ्रू देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। शुड बी एडमिनिस्टर थ्रू एक्सपेक्टेड मदर ड्यूरिंग द 7th एंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ये 7 और 8 मंथ में नहीं देते हैं, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चला उसी टाइम दे देते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चला कि मदर प्रेग्नेंट हो चुकी है उसी टाइम दे देंगे, उसके बाद में 1 मंथ बाद में सेकंड डोज लगा देंगे। तो न्यू बॉर्न शुड बी वैक्सीनेटेड विद द टिटनस टॉक्सोइड, और न्यू बॉर्न को तो देते ही है वैक्सीन, डीपीटी की वैक्सीन वगैरह देते हैं। एसेप्टिक टेक्निक शुड बी फॉलो वाइल द क्लीनिंग ड्रेसिंग ऑफ द इन्फेक्टेड वुंड, अगर कोई भी इन्फेक्टेड वुंड है, अगर कोई घाव हो चुका है तो एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी अबाउट द कोज, डेंजर, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, और टिटनस के बारे में कम्युनिटी के लोगों को बताना है कि इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके प्रिवेंशन क्या है, डिजीज क्या है, वैक्सीनेशन करना चाहिए, इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए। और मिडवाइफ शुड बी एजुकेटेड अबाउट द सेफ डिलीवरी, और सेफ डिलीवरी के लिए मिडवाइफ्स को भी क्या बताना चाहिए। उसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, कम्युनिकेबल डिजीज है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। टिटनाई क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इससे लोगों को बताना चाहिए। द पेशेंट शुड बी कीप इन आइसोलेशन, पेशेंट को क्या करना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए, आइसोलेट रखना चाहिए। एंड देयर शुड बी मीडियम लाइट इन रूम, और लाइट जो रूम की लाइट है वो डिम कर देनी चाहिए, मीडियम कर देनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रिगर हो सकता है पेशेंट को। प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम फॉलिंग ऑफ द बेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन, हेल्प द चेंजिंग ऑफ द पोजिशन पेशेंट, और पेशेंट की पोजीशन चेंज करने में हेल्प करनी है, और कन्वर्जन से बचाना है, कन्वर्जन से बचाना है। उसके बाद में पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करते रहना है, पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करना है। यूरिन आउटपुट 24 आवर का चेक करना है, शुड बी रिकॉर्डेड, हमेशा रिकॉर्ड करना है। इन केस ऑफ द एक्सेसिव मसल स्पाज्म, अगर ज़्यादा मसल स्पार होता है सेडेटिव वगैरह का यूज करना है, डायरेक्टली दे सकते हैं सेडेटिव वगैरह। स्ट्राइल टेक्निक हमेशा यूज करनी है, ग्लव मास्क वगैरह लगाना है। शुड बी यूज वाइल ड्रेसिंग पेशेंट वुंड, और पेशेंट के वुंड की ड्रेसिंग वगैरह करते टाइम हमेशा स्ट्राइल टेक्निक का यूज करना है। उसके बाद में है इन केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन टिटनाई एंटीटॉक्सिन सीरम IVIM शुड बी एडमिनिस्टर्ड, और एक्यूट इन्फेक्शन के टाइम एंटीटॉक्सिन सीरम IVIM दे सकते हैं। इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, क्या हो सकते हैं रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए, और ऑटो थेरेपी शुड बी अरेंज इमीडिएटली, हमेशा ऑटो थेरेपी जल्दी से जल्दी अरेंज करनी चाहिए। टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द पेशेंट नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग लिक्विड डाइट, और न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन रखने के लिए, न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो मेंटेन रखने के लिए उसे एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल देनी चाहिए, उसके द्वारा उसे डाइट देनी चाहिए, लिक्विड डाइट वगैरह देनी चाहिए। तो ये था टिटनाई टॉपिक, जो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। टिटनस क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है जो क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई के द्वारा होती है ना, क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई के द्वारा फैलती है बॉडी के अंदर, क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई के द्वारा फैलती है ये डिजीज, क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई के द्वारा फैल सकती है। तो इसका एजेंट क्या है, क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई है। और ये कैसे फैलता है, ये स्पोर के द्वारा, ठीक है। ये डस्ट, एनिमल, इक्विपमेंट और स्टोन वगैरह इनके द्वारा एक दूसरे व्यक्ति से फैल सकता है। इंजरी लगने पे ये कंटामिनेटेड मिट्टी वगैरह, इससे सॉइल, इंस्ट्रूमेंट वगैरह, सीजर वगैरह से भी फैल सकता है। अगर
अनस्ट्राइल सीजर वगैरह का यूज किया, सीजर ब्लेड वगैरह, तो उसके द्वारा भी फैल सकता है। उसके बाद में इसका इंट्यूबेशन पीरियड जो होता है अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन आई थिंक सबसे बेस्ट है 7 से 15 दिन। टिटनस जो है वो अलग अलग टाइप के है। जनरल जो टिटनस है वो उसके अंदर क्या होता है, अफेक्टिंग द मसल्स ऑफ द बॉडी, ऑल बॉडी की मसल्स अफेक्ट करती है। लोकलाइज टिटनस के अंदर जहाँ पे वुंड होता है वहीं की मसल्स अफेक्ट करती है। सेफेलिक के अंदर फेस की मसल्स अफेक्ट करती है। न्यूनेटम बच्चों के अंदर होता है, और पिपेरियल जो प्रेगनेंसी के अंदर होता है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर होता है। उसके बाद में सल्फेनिक टिटनस, सल्फेनिक टिटनस क्या होता है, इसमें अफेक्टेड ओनली रेस्पिरेटरी मसल्स, ये रेस्पिरेटरी मसल्स को अफेक्ट करता है। सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, ये कुछ सिम्टम देखने को मिले। मसल्स स्पाज्म में ऐसे कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे इसके अंदर, मसल स्पाज्म में और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद में कुछ देखो इसमें लोग जो मेनली जो सिम्टम देखने को मिलता है वो लोग जो हो जाता है ना, जो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ये सिम्टम देखने को। एब्डोमिनल रिजिडिटी देखने को मिलेगी। एपिस्टोटोनस पोजीशन, इसके अंदर एपिस्टोटोनस पोजीशन देखने को मिलती है, धनु स्तंभ जैसी पोजीशन देखने को मिलती है। उसके बाद में एक रिसर्च सार्डोनिक्स, इसको जो फेस लॉक हो जाता है, जो लोग देखने को मिलता है उसे रिसर्च सार्डोनिक्स भी बोलते हैं। इसके अंदर जो लॉक जो है वो लॉक हो जाएगा। इसके बैक्टीरिया होते हैं वो ड्रम स्टिक के जैसे होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई के बैक्टीरिया होते हैं वो ड्रम स्टिक जैसे होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सीएसएफ एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, डायग्नोसिस, सिम्टम देख के डायग्नोसिस करेंगे। सीएसएफ का एग्जामिनेशन करके डायग्नोसिस कर सकते हैं, और वुंड का स्मेयर टेस्ट करके भी डायग्नोसिस कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए टिटनस के टीके लगते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर 2 टीके लगते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 मंथ का इंटरवल होना चाहिए। डीपीटी की वैक्सीन लगती है 6 से 6, 10, 14 वीक पे लगती है, ठीक है, डीपीटी की वैक्सीन लगती है। और एंटी टिटनस सीरम जो है 1500 यूनिट आईएम और सबक्यूट दे सकते हैं। ट्रीटमेंट मैंने बताया था, वुंड की क्लीनिंग करनी चाहिए, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन करना चाहिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, वेंटिलेटर पर रखना चाहिए, एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना चाहिए। इसके अंदर वुंड की क्लीनिंग कैसे करनी चाहिए वो बताया हुआ है कि वुंड की क्लीनिंग, डेड टिश्यू वगैरह हटाने हैं, एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करनी है। न्यूट्रलाइज करने के लिए पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन देना है, ह्यूमन टिटनस इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन देना है 500 यूनिट। उसके बाद में मसल स्पाज्म से बचने के लिए मसल रिलैक्सेंट और सेडेटिव ड्रग्स देनी है पेशेंट को, और वेंटी का सपोर्ट रखना है। इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना है। प्रिवेंशन में हमेशा ध्यान रखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट है प्रिवेंशन। पेशेंट का क्या करना है प्रिवेंशन में, वाइटल साइंस, यूरिन आउटपुट वगैरह मेंटेन करना है, स्टाइल टेक्निक यूज में लेनी है, लोगों को जागरूक करना है, और लिक्विड डाइट देनी है पेशेंट को एनजी ट्यूब डाल के, ठीक है। अगर पेशेंट डाइट नहीं ले पा रहा है तो उसे लिक्विड डाइट वगैरह देनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।